हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉन में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो शैशवावस्था में पोषण। शैशवावस्था में पोषण ये जो टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। उनकी सेकेंड यूनिट में ये चीज़ें दी गई हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और यहाँ पे जो बच्चे बीए कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, उनके भी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो सबसे पहले हम जानेंगे शैशवावस्था होता क्या है। जब हम हरलाख के अनुसार बात करते हैं तो हरलाख के अनुसार हमारी अवस्थाओं को कई श्रेणियों में बांटा गया है, 11 श्रेणी में बताए हैं उन्होंने। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होती है वैसे तो हमारी 0 से 2 वर्ष हरलाख महोदय ने माना है, लेकिन जब हम शैशवावस्था में पोषण टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो शैशवावस्था की जीवन काल माना गया है वो कितना माना गया है, तो 0 से 1 वर्ष माना गया है, मतलब जन्म से 12 माह, 0 से 1 वर्ष। जो शैशवावस्था होता है यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि इस अवस्था में जो शिशु होता है वो पूरी तरीके से कोरी स्लेट के समान होता है और उसको हम जिस प्रकार से वातावरण एवं वंशानुक्रम जिस प्रकार से वातावरण में रखते हैं उसी प्रकार से उसकी लर्निंग प्रोसेस होती है। तो शैशवावस्था में पोषण का तात्पर्य है कि जो शैशवावस्था होती है यह इसमें विकास की जो गति होती है बहुत तीव्र होती है और यह हमारे जीवन का सबसे अनोखा काल होता है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे शैशवावस्था में पोषण। शैशवावस्था में पोषण। अब शैशवावस्था में पोषण की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जन्म से लेकर 1 वर्ष तक या 0 से लेकर के 12 माह तक की अवस्था क्या कहलाती है, शैशवावस्था। लेकिन अगर हरलाख महोदय की हम बात करते हैं तो उन्होंने 0 से लेकर के 2 वर्ष तक हमारी क्या मानी है, शैशवावस्था मानी है। फिर उन्होंने हमारी बचपना अवस्था मानी है, फिर उन्होंने हमारी बाल्यावस्था, किशोरा प्यूबर्टी, वयसंधि, फिर वयसंधि मानी है, फिर किशोरावस्था मानी है, फिर उन्होंने हमारी प्रौढ़ावस्था मानी है, तब वृद्धावस्था जा करके आती है। वो हरलाख महोदय का जब हम पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। यहाँ भी शैशवावस्था कब से कब कितने वर्ष तक माना गया है, तो 0 माह से, जन्म से लेकर के 0 माह तक की अवस्था हमारी शैशवावस्था कहलाती है। और यह जो अवस्था होती है वो कैसे होती है, तो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। क्यों मानी गई है महत्वपूर्ण अवस्था, तो क्योंकि अभी ये जो शिशु है वो एकदम नवजात है, अपरिपक्व है, इसको कई सारी चीज़ों से क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। जैसे वो पोषण से समायोजन करता है, ताप से समायोजन करता है, हमारे जो है अपनी बौद्धिक क्षमता से समायोजन करता है ना, बहुत सारी चीज़ों से किया करता है, तापमान से समायोजन करता है। तो इसलिए वह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इसके बाद इसमें शिशु का सर्वांगीण विकास का आधार यही होती है। शैशवावस्था जो होती है क्या होती है, तो शिशु के सर्वांगीण विकास का आधार मानी जाती है। कौन सी अवस्था मानी जाती है, शैशवावस्था मानी जाती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, तो शैशवावस्था में जो विकास की गति होती है वो बहुत तीव्र होती है। शैशवावस्था में विकास की गति तीव्र होती है। कैसे तीव्र होती है, जब शैशवावस्था का बच्चा देखो
जन्म लेता है तो वह बच्चा बहुत छोटा रहता है, 18 से 20 इंच का रहता है या 20 से 22 इंच का रहता है, लेकिन वह बच्चा धीरे होते लगभग कितने इंच का हो जाता है, वो 30 इंच का हो जाता है एक वर्ष में, मतलब 10 इंच उसकी हाइट बढ़ जाती है और वह बच्चा मोटा हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। आप सुने भी होंगे 6 माह में जो है बेबी जब जन्म लेता है तो उसका दोगुना हो जाता है और जो है 1 वर्ष में वह उसका 3 गुना हो जाता है। तो गर्भावस्था में जब वो 9 माह की प्रेगनेंसी के टाइम को पूर्ण करने के बाद उसका जन्म होता है तब वह अवस्था हमारी क्या कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है। अब हम जानेंगे कि जन्म के समय जो है जो शैशवावस्था होती है इसमें शिशु का वजन कितना होता है। जन्म के समय इसका वजन कितना होता है या सामान्य स्वास्थ्य कितना होता है। सामान्य स्वास्थ्य इसका कैसे हम मानेंगे कि सही है, जब यह बालक हमारा कितना होता है 3 kg से लेकर के मतलब 2.5 kg, औसतन बेबी जो है 2.5 kg का होना चाहिए। 2.5 kg से लेकर के 3.5 kg के बीच है तो यह बेबी हमारा स्वस्थ माना जाता है, लेकिन 2.5 kg का बेबी स्वस्थ नहीं होता है। 3.5 kg का 4 kg का बेबी स्वस्थ माना जाता है, इतना इसका वजन होना चाहिए। अगर हम पाउंड में बात करते हैं तो पाउंड में इसका कितना होना चाहिए, 6.5 पाउंड से लेकर के 7 पाउंड तक होना चाहिए। पाउंड क्या है तो आधा kg को 1 पाउंड कहता है। जैसे अगर मान लो कोई बेबी 3 kg का है तो कितने पाउंड का हुआ, 6 पाउंड का हुआ, क्योंकि जो हमारा आधा kg होता है, आधा kg ये हमारा 1 पाउंड कहलाता है। तो इस प्रकार से हम पाउंड का मेजरमेंट कर सकते हैं कि अगर बेबी 3 kg का है तो 6 पाउंड का हुआ, 4 kg का है तो 8 पाउंड का हुआ। बात समझ पा रहे हो ना हमारी। इस प्रकार से हम पाउंड को निकालते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना कि शैशवावस्था में जो पोषण होता है वो कैसे होता है। तो शैशवावस्था की अवस्था हमारी 0 से 12 माह की कहलाती है। यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। शिशु का सर्वांगीण विकास का आधार होता है। यहाँ शैशवावस्था में विकास की जो गति होती है बहुत तीव्र गति से होती है। जन्म के समय जो सामान्य स्वस्थ शिशु का वजन होता है वो कितना होता है तो औसतन 2.5 kg होता है। औसतन अगर 2.5 kg से कम है तो वह शिशु कैसा है, कुपोषित है, उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, वह अपरिपक्व है। अपरिपक्व तो अब भी होता है, धीरे धीरे परिपक्वन की ओर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे वो कुपोषित है। अगर हमारा बेबी 3.5 kg के ऊपर है तो वह बेबी स्वस्थ माना जाता है। वजन पाउंड की अगर बात करते हैं तो 6.5 से 7 पाउंड तक होना चाहिए। और पाउंड को हम कैसे निकालते हैं तो आधा kg को 1 पाउंड कहा जाता है। अगर मान लो बेबी 3 kg का है तो 6 पाउंड का होगा, 4 kg का है तो 8 पाउंड का होगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे जानेंगे। अब आगे हम क्या जानेंगे तो आगे हम जानेंगे सबसे पहले कि जन्म के समय लंबाई, शरीर की लंबाई में वृद्धि कैसे होती है 1 साल में। शरीर की लंबाई में वृद्धि, जब हम शरीर की लंबाई में वृद्धि की बात करते हैं तो जब शिशु का जन्म होता है, जन्म के समय शिशु कितना होता है हमारा 18 से 20 इंच। जन्म के समय कितना होता है 18 से 20 इंच और किसी किसी बुक में लिखा गया है 20 से 22 इंच। अब आप क्या कंसीडर करोगे, जो ऑप्शन में रहेगा वो कंसीडर करोगे। आप दोनों लिख सकते हो एग्जाम में, जैसे आप रिटन फॉर्म में एग्जाम दे रहे हो तो दोनों लिख सकते हो। और एग्जाम में क्या कंसीडर करेंगे, 18 से 20 इंच है तो इसको करेंगे, अगर ये नहीं है तो 18 से 20 से 22 इंच को कंसीडर करेंगे। उसके बाद जो है 6 माह में लंबाई कितनी हो जाती है, 6 माह में यही लंबाई हमारी कितनी हो जाती है, लगभग 26 इंच हो जाती है, लगभग 26 इंच लगभग हो जाती है। अब यहाँ लगभग क्यों यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेरिडिटी और जो है
इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता लंबी होगी तो उसकी संतानें लंबी होंगी, अगर माता पिता छोटी होगी तो उसकी संतानें सस्ती छोटी होंगी। इसलिए मेजरमेंट में यहाँ पे लगभग लगा दिया जाता है, क्योंकि श्योर नहीं होता है कि वह 26 इंच का ही होगा। उसके बाद 1 वर्ष की हम बात करते हैं। 1 वर्ष में लगभग कितना होता है, तो 1 वर्ष में वह बालक हमारा या कितना हो जाता है, 30 इंच लगभग हो जाता है लगभग। ये तो हो गया हमारी लंबाई। अब हम इसके जो है लंबाई की बात कर लिए। इसी प्रकार से इसके भार में वृद्धि होती है। भार में कैसे वृद्धि होती है, तो इसको भी आप लोग जानते होंगे कि जब बालक जैसे जन्म लेता है तो वो कितने केजी का है, 3 केजी का है, तो 6 माह में वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है ना, आप लोग सुने होंगे 2 गुना हो जाता है, तो 6 केजी का हो जाएगा। और 1 वर्ष में वो कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 3 गुना, तो लगभग वह 9 केजी का हो जाएगा। बात समझ में आई। ऐसे अगर मान लो बेबी कितना है, 4 केजी का है, ये तो 3 केजी की बात हो गई। अगर यहीं पे 4 केजी का है बेबी, तो 6 माह में वो कितना हो जाएगा, 8 केजी का हो जाएगा, और 1 वर्ष में वो 12 केजी का हो जाएगा। तो इसमें बच्चों में वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अब हम आगे जानेंगे नवजात शिशु का आहार। अगला इसी में ही है नवजात शिशु का आहार। नवजात शिशु का आहार। अब नवजात शिशु का आहार क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह माँ का स्तनपान ही करता है, वो पूर्णतः दूध पर ही डिपेंड होता है, इसीलिए दूध को सर्वोत्तम आहार माना जाता है। तो माता का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए क्या होता है, अमृतोपम होता है, अमृतोपम होता है। और 6 माह तक वो क्या करता है, माँ के ही दूध का सेवन करता है, उसको अदर चीज़ें नहीं दी जाती हैं। ये बात समझ में आई। और जो माँ का दूध होता है, वो माँ का दूध पहला जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और ये जो हमारा कोलेस्ट्रम होता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। एक बेबी को रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। इसीलिए जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, और जो बच्चे गाय का दूध पीते हैं वो बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि माँ के दूध को गाय के दूध के समान माना गया है, या माँ के दूध को गाय या गाय के दूध को माँ के समान माना गया है। लेकिन उसमें गाय के दूध में कुछ न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती, लड़ने में क्षमता प्रदान करता है, लड़ने में क्षमता प्रदान करता है। उसके बाद क्या करते हैं, जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस माँ में उस जो है बच्चे में सिक्योरिटी फील होता है, और माता का जो स्नेह होता है उस बच्चे को मिलता है। इसलिए जो है माँ को दूध अपना पिलाना चाहिए। आगे हम जानेंगे। और ये कितने माह तक पिलाया जाता है दूध, तो लगभग जो है 6 माह तक बच्चे को अपने फीडिंग कराना चाहिए। 6 माह तक हम एक माँ को अपने बच्चे को क्या कराना चाहिए, फीड कराना चाहिए। बात समझ में आई। माँ का जो दूध होता है वो उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। 2021 की टीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन आया था, कोलोस्ट्रम और कोलेस्ट्रम लिखा गया था, तो बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग हो गया था।
लगभग जो है कितने माह तक फीडिंग कराया जाता है? 6 माह तक कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि 6 माह तक हम बेबी को किसी भी तरीके का पूरक आहार नहीं देते हैं। पूरक आहार का मतलब है कि दूध के अतिरिक्त तो कुछ और भोज्य पदार्थों को बेबी को नहीं दिया जाता है। जब वह 6 माह की जो है अपने कंप्लीट कर लेता है तब उसको हम विभिन्न प्रकार के पूरक आहार देते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि पूरक आहार क्या है। पूरक आहार, पूरक आहार में क्या दिया जाता है? तो पूरक आहार में जैसे दाल का पानी, जौ का सूप, ये सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं पूरक आहार के अंतर्गत आती हैं। तो जब बेबी का जो जीवन काल होता है वो 6 माह कंप्लीट कर चुका होता है तो 7वें 8वें महीने में शिशु को मुख्य आहार दूध ही होता है। लेकिन दूध के अतिरिक्त जो बेबी होता है उसको क्या किया जाता है? जैसे दूध के अतिरिक्त फलों का रस, फलों के गूदे, सब्जियों की सूप, उबाल कर पकाई हुई सब्जियां, अर्ध तरल को पूरक आहार दिया जाता है। तो पहले तो वो माँ का दूध ही, दूध तो उसका मुख्य आहार होता है, दूध मुख्य आहार के श्रेणी में आता है। लेकिन दूध के अतिरिक्त पूरक आहार में बच्चे को क्या क्या दिया जाता है? तो पूरक आहार में सब्जियों का सूप, फलों के गूदे जो मुलायम हों, गूदे, फलों के गूदे, उसके फलों का रस। और कितना देना चाहिए? बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 4 चम्मच इसको, नहीं तो बहुत ज़्यादा हम दें। फलों के रस, उबाल कर पकाई हुई सब्जियां, क्योंकि मिर्च मसाले हम बच्चे को नहीं देंगे। उबाल कर पकाई हुई सब्जियां, उबाल कर पकाई हुई सब्जियां, अर्ध तरल कोमल आहार जैसे सूजी की खीर वगैरह हो गया, अर्ध तरल कोमल आहार, ऐसे भोज्य पदार्थों को क्या कहा जाता है? पूरक आहार कहा जाता है। पूरक आहार कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? पूरक आहार के अंतर्गत क्या क्या रखते हैं? तो पूरक आहार के अंतर्गत हम बेबी को किसी भी प्रकार का ठोस आहार नहीं देंगे जो उसके गले में अटक जाएगा। उसको हम क्या देंगे? सब्जियों का सूप दे देंगे, फलों के गूदे दे देंगे, फलों के रस को दे देंगे, उबाल कर बहुत गली हुई उसे सब्जियां दे देंगे, अर्ध तरल कोमल आहार देंगे। यह सब आहार हमारा किसके अंतर्गत आता है? तो पूरक आहार के अंतर्गत आता है। अब ये जो पूरक आहार हमारा है इसको देने की विधि हम जानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम एक बार में सारी चीज़ें दे देंगे खाने के लिए बच्चे को, क्योंकि वो क्या करेगा? वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा ना, वो तो बेबी है, उसको तो पता भी नहीं होता है वह कितना खाएगा। तो पूरक आहार ये जो दिया जाता है इसकी देने की विधि होती है। जैसे मान लो हम 6 माह में उसे देते हैं, 6 माह में 6 माह में उसे क्या देंगे? तो 6 माह में फलों का रस उसे देंगे, धीरे धीरे उसे ठोस आहार की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद सब्जियों का सूप दे देंगे, सब्जियों का सूप। उसके बाद और क्या देंगे? तो दाल का पतला सूप देंगे, दाल का पतला सूप, पतला सूप। और देंगे इसको कितना अमाउंट में? तो 2 से 4 चम्मच, ज़्यादा नहीं तो वह डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा अभी, क्योंकि वह अभी खाना सीख रहा है। फिर 6 माह में हम देंगे, फिर 6 माह से 8 माह के अंतर्गत, 8 माह के अंतर्गत कितना देंगे इसको? तो 6 से 8 माह के अंतर्गत हम दलिया देंगे। दलिया के बाद सूजी की खीर दे सकते हैं, सूजी की खीर। साबूदाना, मसले हुए आलू, मसले आलू। और क्या दे सकते हैं? शकरकंद,
शकरकंद, चीनी, थोड़ा नमक भी दे सकते हैं, थोड़ा नमक, ये सारी चीज़ें हम इसको देंगे। 8 महीने के पश्चात क्या देंगे? 8 महीने में जो है बेबी के 9 माह में हमने सुना है कि 8 महीने के पश्चात जो है बेबी के दांत निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर हम बेबी को क्या करेंगे? थोड़ा सा ठोस खाद्य पदार्थ देने की कोशिश करेंगे। जो शिशु होगा उसको थोड़ा ठोस खाद्य पदार्थ देंगे, जैसे फलों का टुकड़ा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इससे बेबी के मसूड़ों का मसाज होगा, अच्छे से व्यायाम होगा। फलों का टुकड़ा, बिस्किट, रस्क, टोस्ट, बहुत कड़ी चीज़ें अब भी उसे नहीं देंगे, आदि देंगे। और क्यों देंगे? इससे क्या होगा? उसके मसूड़ों का व्यायाम होगा और दांत निकलने में उसको सहायता प्रदान होगी। एक वर्ष में हम क्या करेंगे? सभी प्रकार के ठोस आहार को अब दे सकते हैं। ठोस आहार, अब वो ठोस आहार भी खा सकता है। ठोस आहार में जैसे दाल, चावल दाल, सब्जी रोटी, हरी सब्जी रोटी, हरी सब्जियाँ पचाने में वह समर्थ हो जाता है। हरी सब्जियाँ पचाने में समर्थ हो जाता है। हमने आपको अभी तक क्या बताया? हमने बताया कि जो बेबी होता है, जो शिशु होता है, उसको पूरक आहार दिया जाता है। फिर पूरक आहार जो दिया जाता है वो ऐसे नहीं दिया जाता है, समय के साथ उसमें वेरिएशन लाया जाता है। जैसे जब बेबी 6 माह का होगा, शिशु 6 माह का होगा, तो क्या देंगे उसे? फलों का रस दे देंगे, सब्जियों का सूप देंगे, दाल का पतला सूप दे देंगे। और अमाउंट में कितना देंगे? तब 2 से 4 चम्मच, फिर धीरे धीरे उसके अमाउंट को हम बढ़ाते जाएंगे। जब वह 6 से 8 माह का हो जाता है तो दलिया देंगे, सूजी की खीर देंगे, साबूदाना देंगे, मसले हुए आलू देंगे, शकरकंद देंगे, चीनी और थोड़ा नमक भी उसको हम दे सकते हैं। जब वह बच्चा 8 महीने के हो जाएगा तो उसे फलों के टुकड़ों को दे देंगे, बिस्किट्स उसको दे सकते हैं, रस्क दे सकते हैं, टोस्ट दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि अब जो बेबी है, जो शिशु है, वो दांत निकलने योग्य हो गए हैं, उसके केंद्रीय कृंतक दांत निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इससे उसके जो मसूड़ों के व्यायाम जो होगा, मसूड़ों का व्यायाम बहुत अच्छी तरीके से होगा, इसलिए वह इन सब चीज़ों को खा सकेगा। जब बेबी 1 वर्ष का हो जाता है तो उसके दांत निकलने लगते हैं या निकल चुके होते हैं, तब वह ठोस आहार खाने के योग्य हो जाता है। जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गई, रोटी हो गई, और इन सारे भोज्य पदार्थों को वह पचाने में समर्थ हो जाता है। अब हम जानेंगे कि जो हमारा शिशु होता है उसको इन पौष्टिक आहारों की पूर्ति कैसे होती है। जैसे एक शिशु होता है तो शिशु को आप लोग देखे होंगे कि तेल की मालिश करके उसको धूप में लिटाया जाता है ना। लेकिन धूप में क्यों लिटाया जाता है? उसका कुछ रीज़न होगा, तभी तो लिटाया जाता है। तो अब हम जानेंगे अगला टॉपिक इसी के अंतर्गत कि शिशु के पौष्टिक तत्वों की पूर्ति। पूरक पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता व प्राप्ति। पूरक पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता व प्राप्ति। इसमें हम कुछ ज़्यादा लिखेंगे नहीं, अब ऐसे ही ओरल बता देंगे आपको। जैसे पूरक पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता कैसे प्राप्त होती है, तो नंबर पहला हम पॉइंट क्या जानेंगे? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति। अब सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति बच्चा कैसे करता है? तो प्राप्ति की
तो कैसे प्राप्त करते हैं कि बॉडी में किसी भी प्रकार के कैल्शियम और फास्फोरस की कमी ना हो, और उसका अगर सूर्य के प्रकाश की कमी हो जाती है तो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण बच्चे के बॉडी में नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चे को जो है धूप का सेवन भी कराना चाहिए। और धूप का सेवन कैसे कराएंगे, तो बच्चे को तेल मालिश करके धूप में लिटाया जाता है, और इस प्रकार से लिटाया जाता है ताकि जो रोशनी होती है धूप की वो बच्चों के सिर या आँखों पर ना पड़े। अगर शीत ऋतु का मौसम है तो कम से कम बच्चे को 1 घंटे तक हम लिटा सकते हैं। और मालिश किसका करना चाहिए, तो जैतून के तेल का मालिश करना चाहिए। उसी प्रकार सेकंड है हमारा विटामिन सी युक्त आहार। विटामिन सी युक्त आहार क्यों देना चाहिए, तो विटामिन सी युक्त आहार इसलिए देना चाहिए ताकि बच्चों में किसी भी प्रकार के स्कर्वी रोग होने की संभावना ना हो, क्योंकि जो स्कर्वी रोग होता है वो बच्चों को ही होता है। और स्कर्वी रोग से बचने के लिए बच्चों को फलों का रस, संतरे का रस आदि देना चाहिए। अगला है विटामिन ए एवं डी। तीसरा है विटामिन ए एवं डी। विटामिन ए एवं डी, तो विटामिन ए एवं डी के लिए क्या करना चाहिए, बच्चे को मछली के तेल का और गाय के दूध का सेवन कराना चाहिए, जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बात समझ में आई। उसके बाद कुछ अन्य ठोस युक्त भोज्य पदार्थ भी उसे देने चाहिए, जैसे खजूर हो गया, अगर वह खाने योग्य है तो उसे हमें 1 खजूर खिलाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के फल हो गए, ये सारी चीज़ें हमें जब 1 साल का हमारा बेबी हो जाए तो उसे हमें देना चाहिए। उसके बाद है हरे साग सब्जियाँ। हरे साग सब्जियों का भी प्रयोग करना चाहिए। क्यों प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हरे साग सब्जियों में विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, और हरे साग सब्जियों को उबाल करके उनका सूप बना करके बच्चे को पिलाना चाहिए। और जब वह बेबी हमारा 1 साल का हो जाए तो उसे फलों को कुचल करके भी हमें देना चाहिए। बात समझ में आई। ये तो हो गई पौष्टिक आहारों की प्राप्ति। अब शिशुओं को पालते समय हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने योग्य बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। 2-3 पॉइंट उसको भी हम जानेंगे कि कौन सा होना चाहिए। जैसे हेडिंग क्या बनाएंगे, शिशुओं के लिए ध्यान देने योग्य बातें। शिशुओं के लिए ध्यान देने योग्य बातें। अब हम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे, इसको जानेंगे। तो शिशु के लिए सबसे पहले हम कौन सी बात को ध्यान में रखेंगे, तो प्रसव के तुरंत बाद क्या कराना चाहिए, शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। प्रसव के तुरंत बाद, प्रसव के बाद स्तनपान कराना चाहिए। ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट हम क्या जानेंगे, सेकंड पॉइंट है जब तक संभव हो तब तक स्तनपान कराना चाहिए। जब तक संभव हो, संभव हो का मतलब है 1-2 साल तक कराना, साल भर तो कराना ही चाहिए। जब तक संभव हो तब तक स्तनपान कराना चाहिए। जब तक संभव हो तब तक स्तनपान कराइए। और क्या करना चाहिए, तीसरा पॉइंट ध्यान दें, 4 से 6 माह का जब शिशु हो जाए तो उसे पूरक आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना चाहिए। पूरक आहार देना चाहिए। जब 4 से 6 माह का शिशु हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसे पूरक आहार देना चाहिए। एक पॉइंट और हम उस याद रखेंगे हमेशा, क्या कि बच्चों का जो भोजन होता है उसमें किसी भी प्रकार के मिर्च मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मिर्च मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये थी शिशुओं को ध्यान रखने योग्य बातें। और क्या करना चाहिए,
आहार ऐसा देना चाहिए जो कि संतुलित हो और मिश्रित आहार देना चाहिए जिससे कि उसको सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट मिल सकें। संतुलित हो और मिश्रित आहार देना चाहिए, मिश्रित और संतुलित आहार देना चाहिए। तो शिशुओं के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हमने क्या क्या बताया आपको कि प्रसव के बाद स्तनपान कराना चाहिए, जब तक संभव हो तब तक कराते रहना चाहिए। 4 से 6 माह में पूरक आहार देना चाहिए। बच्चों के भोजन में मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संतुलित और मिश्रित आहार देने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था हमारा शैशवावस्था में पोषण। इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।